चलिए आप बताइएगा। सबसे पहले आपसे कुछ फार्मूला पूछ लेते हैं, है ना। आवाज कहाँ से आ रहा है? पंखा तर हाई स्पीड में बैठे हुए हैं। चलिए इधर देखिएगा, माइक्रोफोन को यस स्थिर से रखिए, मोबाइल को घुमाइए फिराइए नहीं। आपको ओके। बताना है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है। तेज नहीं पलटना है तो खरखर का आवाज आएगा मेरे पास, नहीं तो हम कैमरा भी ऑन करवा लेंगे आपसे। यस सर, क्या बोले सर, एक बार फिर से क्वेश्चन। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा वो पूछ रहे हैं। पीडीवी। आपका गलत है, आप माइक ऑफ कीजिए। एक बार पूछेंगे गलत हो जाएगा, उसके बाद आपका कैंसिल। और आपका जानते हैं सब रिकॉर्डिंग रहता है, जब कोई सुनेगा ना आपका तो समझ जाइए कि क्या कहेगा। घर के लोग सुन लिए ना ये यूट्यूब पर जा करके, तो समझ जाइए कि आप लोग का क्या हाल होगा। चलिए शिवम कुमार 101, शिवम कुमार 101। चलिए आप बताइएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला बोलिएगा। जी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला बताइएगा। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। नहीं याद किए हैं, घर फोन करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, समझ लीजिए। माइक अपना ऑफ कीजिए, दोबारा हम नहीं पूछते हैं फिर। सत्यम माही। यस सर। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस का फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला वो नहीं याद कीजिए तो क्या कीजिएगा, ये बताइए आप लोग। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस का फॉर्मूला बोलिए। सर ये वाला ना याद है सर। नहीं याद है तो अपना माइक ऑफ करिए। प्रियांशी। यस सर। उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्मूला तो याद होगा। यस सर। चलिए तो सबसे पहले वर्क डन इन, आप बताइएगा आइसोकोरिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होगा। पी डेल वी इज इक्वल टू 0। हाँ वेरी गुड, वर्क डन 0 होगा क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। 0। आइसोबारिक में बताइए क्या होगा फॉर्मूला। सर एनआर डेल टी। वेरी गुड, या पी डेल भी होगा, दोनों होगा उसमें। एनआर डेल टी और पी डेल भी दोनों होगा। आइसोथर्मल में क्या होगा। एनआर डेल टी लॉग V2 अपॉन V1। प्रेशर के टर्म में एनआर टी लॉग P1 अपॉन P2। और लॉग ई के बेस में बोल रहे हैं कि 10 के बेस में। सर लॉग टी। और 10 के बेस में बोलिएगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.303। यस सर। चलिए वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होगा। P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। वेरी गुड, एकदम सही है, आपका हर हाल में सही है। चलिए तो अब आपसे एक दो क्वेश्चन ग्राफ का पूछते हैं, ठीक है। आपको बताना है कौन सा प्रोसेस का ग्राफ है। ऊपर हम ग्राफ दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है ये पीवी ग्राफ है ना। ये पीवी ग्राफ है और वह ग्राफ में क्या है ना, ऐसे है, मतलब एक लाइन ऐसे मैं खींच देता हूं, इधर थोड़ा डॉटेड लाइन कर देते हैं। आपको बताना है यह ग्राफ जो है कौन सा प्रोसेस का ग्राफ है। चारों प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस का ग्राफ है ये बताइए। पीवी ग्राफ सर, एक सेकेंड। एकदम रुके हुए हैं, आराम से बताइए। पीवी ग्राफ जो है इस तरह से है, तो कौन सा प्रोसेस का, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, कौन सा प्रोसेस का ग्राफ है। चलिए और कोई अगर बता सकते हैं तो माइक ऑन करके बताइए। गलत नहीं बोलना है, सही बोलना है, आएगा तब बोलना है, ऐसे नहीं। हाँ बोलिए। सर
सर आइसोकोरिक नो एक्सपेंशन। आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट आपका 100% गलत है। यहाँ वॉल्यूम बढ़ घट रहा है, यानी वो प्रोसेस नहीं होगा। अब आपको नहीं बोलना। आइसोथर्मल। कौन बोले हैं? आइसोथर्मल। ये तो सही है, ऐसे आइसोथर्मल का होगा। है ना, आइसोथर्मल का होगा, है ना। बात समझ में आ गया है? हमको तो नहीं लगता है कि आइसोथर्मल भी होगा। कोई नहीं होगा। आइसोथर्मल में क्या होता है आप बताइए खुद। टेम्परेचर कांस्टेंट, पीवी बराबर कांस्टेंट, हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला। अब दो गो तो और बच गया है, बोलवे कीजिएगा कोई ना कोई। किसी का नहीं होगा। हाँ, किसी का ग्राफ नहीं है ना। ये आपको P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, किसी का ग्राफ, कोई प्रोसेस का ग्राफ नहीं है। लेकिन इसका भी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। आपको देख रहे हैं धोखा कैसे होगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो आज ग्राफ का ही बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये कोई प्रोसेस है, यानी कि जो प्रोसेस पढ़े हैं आप चार, उन सभी में से ये कोई प्रोसेस नहीं है। अब क्लियर हो गया? क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V जो होता है किसी में नहीं होता है। आप याद कीजिए, कोई प्रोसेस में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं होता है। यानी कि ये है, ये पहला ग्राफ का आंसर जो हुआ इसका, नो प्रोसेस, है ना, कोई प्रोसेस नहीं है ये, है ना। मतलब जो आप पढ़े हैं उसमें से हम बात कर रहे हैं। चलिए उसी तरह से हम दूसरे, देखिए पहले दिमाग लगाइए, भिड़ाइए, तब काम कीजिए, है ना। ये जो है आपका यहाँ पर ऐसा ग्राफ है, ये पीवी ग्राफ है। जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेंगे। आयुष रंजन, बताइए ये कौन सा, इस ग्राफ का पूरा नाम आपको बोलना है, अधूरा नहीं बोलना है। 5 सेकंड का टाइम है। पांच सेकेंड गायब होगा, आपका खत्म हो गया कहानी। चलिए खुशी कुमारी बोलेंगे। सर आइसोबारिक हीटिंग। आइसोबारिक हीटिंग इन्होंने कहा है। देखिए ध्यान से, हम भी चेक कर लेते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए आइसोबारिक हुआ। अब वॉल्यूम, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब पीवी बराबर एनआरटी होता है। पीवी बराबर एनआरटी होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो आइसोबारिक हो गया, और आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी इस ग्राफ का नाम हो गया आइसोबारिक हीटिंग। इस ग्राफ का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आइसोबारिक हीटिंग। देखिए हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, हम पहले बता दिए कि आज का क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ तो सब कुछ लिए हैं लेकिन एग्जाम में सोचना कैसे है उसको भी दिमाग लगाना है। अकेला अकेला एग्जाम ऐसा थोड़े कि आपको प्रोसेस लिख करके ग्राफ देगा, ग्राफ मिक्स रहेगा, आपको अपना काम करना, बस इतना ही सोच लीजिए, ठीक है। चलिए तीसरा में जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, कोई फालतू जवाब नहीं देंगे, है ना। पीवी ग्राफ है लेकिन ये ग्राफ ऐसे है और ये इधर की ओर एरो है ना, एरो डाउनवर्ड है। चलिए गौरव कुमार बोलेंगे। बोलिए जल्दी से। 5 सेकंड का टाइम है। चलिए आपका टाइम गायब हो गया, आप माइक ऑफ ऑफ कीजिए। माधुरी कुमारी। आइसोकोरिक हीटिंग सर। आइसोकोरिक तो कूलिंग। अच्छा देख लेते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक तो होगा, और पीवी बराबर एनआरटी होता है। देखिए एक ही फार्मूला तो पकड़ाता है, देखिए इसीलिए हम भी पकड़ रहे हैं एक्सप्लेन करके,
हमको डायरेक्ट आंसर याद है, लेकिन डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए खुद, पीवी बराबर एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हुआ, तब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हुआ कि नहीं, जब वॉल्यूम क्योंकि एनआर कांस्टेंट है। अब आपको प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा, इसलिए इसका नाम होगा आइसोकोरिक कूलिंग। आ रहा है पकड़ने का टेक्निक, कैसे पकड़ाता है जो देख लिए ध्यान से अच्छी तरह से। इतना बात समझ में आया कि नहीं आप लोग को, पहले ये बताइए। यस मतलब सेपरेटली क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा तो आप लोग दिमाग लगा के बनाइएगा, हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ इतना बोलेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ आपको खींचना है, किसके किसके बीच का ग्राफ खींचना है, तो आप देख लीजिए P वर्सेस 1/V के बीच में का ग्राफ खींचना है। आप लोग खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं जल्दी से, फास्ट में एकदम। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P वर्सेस 1/V, P वर्सेस V नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, 1/V है, उसका ग्राफ खींच करके भेजना है। हम इंतजार करेंगे व्हाट्सएप में। देखिए आप लोग का दिमाग खोलना बहुत जरूरी है, बिना दिमाग खोले हुए ना कोई उपाय नहीं है। केवल थ्योरी पढ़ा देंगे ना तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। रिवीजन भी हम ही को करवाना है, पढ़ाना भी हम ही को है, रिजल्ट भी हम ही को दिलाना है। आपका तो सिर्फ नाम होगा कि कॉलेज पहुंच गए हैं, है ना। सारा काम तो मेरा ही किया हुआ रहेगा, बस इतनी ही सोच लीजिए। अब बिना फीस का ना तो आप डॉक्टर बन सकते हैं ना इंजीनियर बन सकते हैं। चलिए मैं मोबाइल लेकर के रेडी हूं, देखते हैं कि आखिर कौन जो है सबसे पहले हमको व्हाट्सएप करते हैं। चलिए पहला बार आया है माधुरी कुमारी का आया गया है ग्राफ। चलिए दूसरा आ गया है तनुज कुमार का आ गया है। वो 2 ग्राफ क्यों खींचे, एक ग्राफ खींचना था। तनु कुमारी का आ गया है, शुभम कुमार का आ गया है। चलिए 4 लोगों का आया है, जल्दी फास्ट में भेजिए, एकदम 5-10 सेकंड का टाइम रहता है, फास्ट में भेजिए। चलिए मुस्कान कुमारी का आ गया है एकदम। चलिए ओम प्रकाश का आ गया है। चलिए आदित्य राज का आ गया है और आकांक्षा सिंह का आ गया है। दिलखुश कुमार का, आकांक्षा सिंह आपका गलत है ग्राफ, दिलखुश कुमार आपका भी ग्राफ पूरी तरह से गलत है। चलिए गौरव कुमार आपका भी ग्राफ गलत हो गया है। बाकी जिनका नहीं कुछ बोले थे उनका सबका सही था। चलिए अभी भी इनका गलत है। परवीन सिंह का क्या है, बिल्कुल गलत है। प्रियांशी पांडे बिल्कुल गलत है। चलिए खुशी कुमारी आपका भी गलत है। सोनू कुमार सुमन आपका भी गलत है। आकांक्षा सिंह आपका भी गलत है। दिलखुश कुमार आपका भी गलत है। अंशु प्रिया आपका सही है। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए गौर कीजिएगा, धोखा हो गया। दिस क्वेश्चन जो है ना जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लीजिए, धोखा यहाँ बहुत है। आइसोथर्मल प्रोसेस पहले लिखा हुआ था तो पीवी बराबर एनआरटी होता है, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ऊपर में। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये पूरा कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी बराबर कांस्टेंट होता है। अब आप बताइए कि P बराबर होगा K/V होगा। आपको ग्राफ खींचना है P, K कांस्टेंट है और 1/V है, 1/V के बीच का ग्राफ खींचना है। ये पूरा फंक्शन है, यानी कि अगर आप इसको y मानते हैं तो इसको m मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। v को x में नहीं माने हैं, v को मैंने x नहीं माना है, पूरे 1/V को x माना है। और y बराबर ये mx ग्राफ आ गया, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा।
ग्राफ जो पढ़ाए हैं ना वो वाला ध्यान नहीं दीजिए ना, हम फिर से बोल रहे हैं। मतलब कल सुबह 9 बजे नहीं, आज सुबह नहीं 9 बजे, परसों हो सकता सुबह 9 बजे ग्राफ पढ़ाएंगे 9 से 11 में 3 क्लास चलेगा। वो ग्राफ का क्लास कर लीजिएगा ना तो आपको ग्राफ खींचने में कभी कष्ट नहीं होगा। तो बात समझ लीजिए, यहाँ पर आपका ये ग्राफ होगा, यानी कि ऐसा ग्राफ होगा। पहले सब जो भेजे थे सही है ना, हाइपरबोला नहीं होगा। हम P वर्सेस V का ग्राफ नहीं बोले थे खींचने के लिए। चलिए फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस का ही ग्राफ देते हैं, फिर से खींच के दिखाना है। फॉर आइसोथर्मल, फिर से अपना कलम फास्ट रखिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही खींचना है ग्राफ, फिर से दोबारा। लेकिन अब की बार जो ग्राफ खींचना है ना, वो ग्राफ खींचना है PV वर्सेस V का ग्राफ खींचना है। PV वर्सेस V का ग्राफ खींचना है, याद रखिएगा। जल्दी से खींच के दिखाइए, फास्ट में एकदम। देखते हैं, मैं मोबाइल लेकर के यहाँ खड़ा रहता हूँ और देखते हैं कि किनका ग्राफ है जो सही है। देखिए फिर से आज वाला क्लास को तो कम से कम 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा रिपीट कर करके, क्योंकि आज के क्लास से ही थर्मोडायनेमिक्स पूरा काम करेगा। पिछले क्लास तक तो सिर्फ लिखवाए थे थ्योरी, आज पूरा रिवीजन होगा। मिन्नी कुमारी आपका आ गया है। अच्छा सॉरी, पहला वाला भेजे थे आप पीवी ग्राफ बना के भेजे थे। आप P वर्सेस 1/V, जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फास्ट में भेजिए। सर फर्स्ट वाला भेजे थे वो नेटवर्क। हाँ तो 1/V था। यहाँ देखिए PV वर्सेस V का ग्राफ है, जल्दी से भेजिए। आज एकदम रिवीजन है, आज का क्लास जो है सबसे जबरदस्त क्लास होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन करवाएंगे जेईई मेन और नीट का। प्रियांशु नाम से ज्वाइन है, वो नहीं भेज रहे हैं ग्राफ बना करके। बिल्कुल सही है, सबसे पहला ग्राफ आ गया है अंशु प्रिया का, उनका बिल्कुल सही है। चलिए आगे भेजिए। चलिए सोनू कुमार का आ गया है। चलिए सोनू कुमार आपका भी सही है 100%। चलिए खुशी कुमारी का भी ग्राफ जो है गलत हो गया है। खुशी कुमारी आपका ग्राफ थोड़ा सा फिर से दिमाग लगाइए। चलिए आदित्य राज आपका बिल्कुल पूरी तरह से गलत हो गया, फिर से दोबारा। लगता है मेरा ग्राफ का जो कंसेप्ट है ना, जो पढ़ाए थे वो दिमाग से निकाल दिए हैं। चलिए ओम प्रकाश आपका भी गलत हो गया है। सब ग्राफ मेरा रिवीजन कीजिए, नहीं तो कल परसों ये बता देंगे। पहले ये भी ग्राफ आपका गलत है। दिलखुश कुमार, जैसे मन तैसे नहीं खिंचाता है, सबका प्रोसेस है। चलिए मिन्नी कुमारी आपका भी गलत है। अभी तक 2 का सही आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सर एक बार मेरा देखिएगा, देख लीजिए, रुक जाइए। एकदम देख लिए हैं। माधुरी कुमारी, इतना लेट कीजिएगा तो आपका सही है। माधुरी कुमारी एकदम सही हो गया है। गौरव सर एक कुमार बार मेरा भी देख आपका लीजिए। सही है, देख लिए हैं, सही है। गौरव कुमार सही है। चलिए आदित्य राज का आप सही, अब नहीं देखेंगे, अब इधर देखिए बोर्ड पर देखिए। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में PV बराबर कांस्टेंट होता है, NRT होता है ना, तो ये तो कांस्टेंट है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल में PV बराबर कांस्टेंट होता है, तो P इंटू V जो है कांस्टेंट है। पहले ये बात बता दीजिए कि P गुने V का वैल्यू ये कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरा वैल्यू ही कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का ग्राफ यानी P इंटू V कभी नहीं बदलेगा, चाहे P बदले चाहे V बदले, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो P इंटू V कभी नहीं बदलेगा, P इंटू V कभी नहीं बदलेगा। इस बात को याद कर लीजिए। V बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P बदल जाए नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन P इंटू V जो क्वांटिटी है वो एकदम कांस्टेंट हो गया है। तो P इंटू V क्वांटिटी एकदम कांस्टेंट हो गया है। बात समझ में आ गया आप लोग को? बोलिए जल्दी से। यस सर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है जो फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस के ही है, मतलब फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। बोलिए, हाँ बोलिए सर, क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन सर नहीं। y is equal to a है ना इधर, तो पाई बराबर कांस्टेंट हो गया है।
यही ना बाई है, P इंटू भी बाई है, बाई बराबर कांस्टेंट, तो बाई का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर ऐसे कर दिया तो आप ऐसे खींचे थे खुशी कुमारी, हमको याद है, तो ये बाई तो बदल रहा है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मैथ वाला कंसेप्ट, आया समझ में। चलिए अब आपको खींचना है log P वर्सेस log V का ग्राफ खींचना है इसी में। ये दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन जेईई एडवांस, आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में log P वर्सेस log V का ग्राफ खींचना है। गर्दा हो जाता है, समझ गए ना, टेंशन मत लीजिए, जल्दी से खींच के दिखाइए। जल्दी से खींच के दिखाइए log P वर्सेस log V का ग्राफ। चलिए आ गया है, सुधांशु कुमार का सबसे पहले आ गया है। सही है, एकदम सही है, सुधांशु कुमार का ग्राफ जो है सही है। सर मेरा आप भेजिएगा तब ना। चलिए पहुंच गया मुस्कान कुमारी का भी। चलिए आपका जो है ग्राफ तो सब खींचे हैं, लेकिन चलिए 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 खुशी कुमारी, लगता है सबका सही हो गया है क्या, हम भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए लॉग का ग्राफ जब खींचना हो तो कुछ मत कीजिए, आपको P भी बराबर कांस्टेंट है ये बात पता है। अब क्या कीजिए, लॉग आना चाहिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। वो भी मैथ में, हम तो मैथ का यही सा काम है, जो काम कीजिए दोनों तरफ कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो log P इंटू भी हो गया इक्वल टू log K हो गया, दोनों तरफ log ले लिए, तब P इंटू भी यानी log P प्लस log V हो जाएगा, ये आप बात समझ लीजिए, इक्वल टू log K हो जाएगा, क्योंकि log A इंटू B का फॉर्मूला log A प्लस log B होता है। अब आपको log P ऊपर लिखना है, तो log P बराबर हो गया माइनस log V और प्लस log K हो गया, देख लिए ध्यान से। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये बाई हो गया, ये माइनस mx हो गया और प्लस c हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है। तो बाई इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है, बाई इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ कैसा हुआ, c पॉजिटिव, यानी कि इधर से ऐसे ग्राफ होगा। आप थोड़ा ऊपर ही छोड़ दीजिए, नीचे तक मत ले जाइएगा, ऐसे। सुधांशु लगता है आपका उल्टा ग्राफ हो गया था, नहीं माइनस mx प्लस c था। यस सर, उल्टा दिए। बाकी सही सही था। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राफ का नेचर समझना रहता है, अपने से ड्रॉ करना रहता है, बहुत सारा चीज इसमें अपने से पूछेगा, आपको खुद काम करना रहेगा। तो आगे अब चलते हैं और ध्यान से फिर देखते हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। देखिए होमवर्क का मतलब अभी लोग बहुत कुछ नहीं समझते हैं, बहुत लोग तो बिल्कुल नहीं समझते हैं होमवर्क का मतलब, सिर्फ सोचते हैं कि न्यूमेरिकल। होमवर्क का मतलब ये भी हम कह रहे हैं कि आप जो फेयर कॉपी बनाते हैं ना, जैसे जो पढ़ा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, उसका फेयर कॉपी बनाते हैं ना, उसको भी भेजिए। तो 2 क्वेश्चन बना के भेज देते हैं, दिस इज द होमवर्क। होमवर्क का मतलब ये भी है फेयर कॉपी आप बना रहे हैं कि नहीं, आप हमारे साथ धोखेबाजी दगाबाजी क्या कर रहे हैं ये पता हमको चलना चाहिए, है ना। आप पढ़ा देते हैं, उसको फिर से एक बार वीडियो देखिए, फेयर कॉपी अच्छे से बनाइए, है ना, और रोक रोक के बनाइए, जिससे कि आपको लगे कि नहीं अच्छा कॉपी बन रहा है, और तब हमको भेजिए, तब हमको पता चलेगा कि आप होमवर्क बनाते हैं। देखिए अब आपको एक बात तो पता है कि आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में ग्राफ एक जैसा होता है। तो अब दोनों ग्राफ को हम लोग पहचानेंगे कैसे, उसकी पहचान क्या होगी ये हमको निकालना है। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों की पहचान क्या होगी यही हमको निकालना है हर हाल में, बस इतना समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक ग्राफ का पहचान, यानी कि देखिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चलते हैं, प्रोसेस के लिए चलते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में
आपको पता है कि पीवी ग्राफ जो होता है कैसा होता है, पीवी ग्राफ आपको पता है कि पीवी ग्राफ जो है आइसोथर्मल में ऐसा होता है ना, यही ग्राफ होता है आइसोथर्मल में, पीवी ग्राफ आपको पता है आइसोथर्मल में ये होता है। तो पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, ये बात आपको पता है। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों को पकड़ने का तरीका बताएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड आपने, क्योंकि पी भी वेरिएबल है, भी वेरिएबल और के कांस्टेंट है, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डीपीवी, देखिए हम पूरा कर रहे हैं, इंटू डीपी गुने डीपी से कीजिएगा कि एक बार पी वेरिएबल है इसलिए ऐसा, एक बार कीजिएगा डीपीवी और डीवी गुने डीवी, चेन रूल ऐसे लगाइएगा यहाँ पर क्योंकि दोनों वेरिएबल है इसलिए। और ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये पहले से पता है, याद कर लीजिए। अब देखिए डीपी डीपी, ये आपका डीपी है तो यहाँ पर भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डीपी डीपी कट करके आएगा, भी इंटू डीपी बच जाएगा और यहाँ पर पी गुने डीवी बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम लोग निकालना चाहते हैं भी डीपी इक्वल टू माइनस पी डीवी, देखिए ऐसे निकल गया। अब हम लोग निकालना चाहते हैं डीपी बटा डीवी, डीपी बटा डीवी निकाले हैं तो माइनस पी बाई भी आया। और जानते हैं ये स्लोप का ग्राफ है, कहीं भी ग्राफ स्लोप खींचिएगा, ग्राफ का जब स्लोप खींचिएगा टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, इस पर कहीं से भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, तो टेंजेंट जब ड्रॉ किया आप स्केल से कीजिएगा, ये सब टेंजेंट ड्रॉ, आप लोग क्या है ना अपने मन से ऐसे ही खींच देते हैं। ये जो स्लोप है देखिए ध्यान से, आप बताइए इस ग्राफ में कहीं भी, ये रेड वाले लाइन पे ग्राफ में कहीं भी टेंजेंट खींचिएगा ना, तो देखिए स्लोप आपको एंटी क्लॉकवाइज थीटा चलते हैं। तो आप लोग बताइए थीटा 90 डिग्री से कम है कि 90 डिग्री से ज्यादा है, ये बताइए। ज्यादा है, ज्यादा। स्लोप नेगेटिव होता है, तो स्लोप इन आइसोथर्मल, स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा आपका, उस स्लोप होगा dp बाई dv होगा, और स्लोप का फॉर्मूला आया माइनस p बाई v आया। मतलब इसको इक्वेशन मत लिखिए 1, इसको इक्वेशन 1 लिखिए, यानी बात एक ही है, लेकिन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप ऑलवेज नेगेटिव होगा, इस बात को याद कीजिएगा, भूलिएगा लाइफ में कभी भी नहीं। क्या नहीं भूलना है, सुन लीजिए पहले, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप नेगेटिव होगा एट एनी कंडीशन, कौन, पीवी ग्राफ में। इसलिए इस बात को भूलना कभी नहीं, हमेशा के लिए याद करके रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हर हाल में क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, और ये प्रूफ कर दिए हैं। अब चलते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चलेंगे, ठीक है, घेर दिए इधर। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चलते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का भी जो ग्राफ होता है ना, आपको पता है कि कैसा ग्राफ होता है, पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ जो होता है, इसका भी ग्राफ जो होता है वैसा ही होता है, पिछले क्लास में ही देख रहे थे, ऐसा ही ग्राफ होता है आपको हर हाल में। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है, इस बात को याद कर लीजिए, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड इसमें भी लिखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड इसमें भी लिखिए, दोनों तरफ इसमें भी डिफरेंशिएट कीजिए। जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फिर उसी तरह से इसमें भी करना रहता है, लेकिन स्टेप आप काटेंगे, पहले पी के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तब भी गामा कांस्टेंट हो जाएगा और डीपी बच जाएगा। फिर भी के टर्म में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तब पी कांस्टेंट हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा गामा भी, गामा माइनस 1 इंटू डीवी होगा इक्वल टू 0। देखिए ना ध्यान से, यहाँ अगर पी के टर्म में किए थे डिफरेंशिएशन तो भी इंटू डीपी आया था, और भी के टर्म में डिफरेंशिएट किए तो पी इंटू डीवी आया था। उसी तरह से एक स्टेप यहाँ काट दिए हैं, यहाँ पर हम पी के टर्म में पहले किए, तब पी के टर्म में किए तब भी गामा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और तब डीपी केवल बच गया। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ भी डीपी बच गया था, देख लीजिए यहाँ भी डीपी बच गया था। अब भी के टर्म में करेंगे तब पी बाहर आ जाएगा, लेकिन अब की बार भी का पावर गामा है तो डिफरेंशिएशन में तो पावर से गुना पावर में माइनस करते हैं तो डीवी इक्वल टू 0।
फिर से हमको वही स्लोप निकालना है। तो भी गामा dp इक्वल टू माइनस गामा p भी गामा माइनस 1 इंटू dv होगा। इस dv को इधर लेके आइए तो अब इंटू में आ गया है, इसलिए dp बाई dv बराबर जो आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, dp बाई जो dv हो जाएगा, dp बाई dv हो जाएगा माइनस गामा p अब भी गामा माइनस 1 और बाई भी गामा, ऐसे हो जाएगा। देखिए क्या कीजिए ना, इसको उसी तरह से रहने दीजिए, माइनस गामा देखिए बात समझ लीजिए, यहाँ पर हम वही बात यहाँ कर रहे थे, अभी हम कुछ नहीं कर रहे थे, इसी को आगे ले जा रहे थे। तो देखिए ये माइनस गामा पी हो गया ऊपर और भी नीचे गामा था, और इस टर्म को जब नीचे लाइएगा तब माइनस साइन हो जाता है, ऊपर से नीचे लाइएगा तब माइनस हो जाएगा, ये बात पता है। तो ये माइनस गामा हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले माइनस साइन लगाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, याद कर लीजिए नीचे जाने के बाद। तो ये हो गया भी का पावर 1 हो गया, यानी कि यहाँ भी स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या स्लोप ऑफ ग्राफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा वो समझ लीजिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, तो यहाँ पर भी dp बाई dv इक्वल टू जो आ गया फॉर्मूला, dp बाई dv इक्वल टू आ गया माइनस गामा अब p बाई v। देख लीजिए ध्यान से, इक्वेशन सेकेंड हो गया ये, देख लीजिए ध्यान से हम क्या किए, माइनस गामा और p बाई v आ गया। इस बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं, और एक बात बताइए, गामा का वैल्यू 1 से ऑलवेज ज्यादा होता है, मोनोटॉमिक के लिए 5/3 होता है यानी 1.67, डायटोमिक के लिए 7/5 होता है यानी 1.4, पॉलीएटमिक के लिए आपका 9/7 यानी 1.3 होता है। तो 1 से ज्यादा होता है ऑलवेज गामा का वैल्यू। तो इसका भी स्लोप जो है माइनस पी बाई भी है, इसका भी गामा माइनस पी बाई, यानी दोनों का ग्राफ एक जैसा है, और दोनों का स्लोप है जो आपका निगेटिव ही आया है। क्या आया है, दोनों का स्लोप आपका निगेटिव ही आया है। देख लीजिए यहाँ से कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो आपको ये बताइए कि ये थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा आया है, यानी मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि दोनों का स्लोप निगेटिव है। अब आपको स्लोप का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, देखिए ऐसे अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखिएगा तो इसका स्लोप निगेटिव ज्यादा है और इसका स्लोप निगेटिव में कम है, तो कहिएगा सर इसका स्लोप ज्यादा है। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप किसका ज्यादा है, कौन ग्राफ ज्यादा खड़ा है, ये वाला ग्राफ ज्यादा खड़ा होगा, ये वाला ग्राफ। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उसका ग्राफ ज्यादा खड़ा रहेगा, है ना। तो इतना अगर आप लिख लीजिएगा बाद में, हम तो बोल रहे हैं कि उतारने का काम बाद में ही करना पड़ेगा आपको, है ना, जा करके वहां से ही YouTube से वीडियो देख करके आपको उतारने का काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों जब इतना बात समझ में आ गया, हमको ऊपर से भी समझ में आ गया कि दोनों का स्लोप में क्या अंतर है। तो देखिए जब स्लोप हमको समझ में आ गया यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कि एडियाबेटिक ग्राफ, रुकिए एक मिनट, यानी कि आपको ये पता चल गया कि स्लोप ऑफ ग्राफ जो है किसका ज्यादा होगा। अब आपको पहचानने के लिए क्वेश्चन देंगे, है ना, उसमें से आपको पहचानना है, ठीक है। पहले आप लोग ये बताइएगा, है ना, दिमाग लाते रहना। सबसे पहले देखिए ये पीवी ग्राफ है और यहाँ दो ग्राफ हम बना रहे हैं, एक साथ दो ग्राफ एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करेगा। देखिए यहाँ से एक ग्राफ ऐसे ओरिजिनेट किया, एक ग्राफ ऐसे ओरिजिनेट किया, और दोनों यहाँ पर भी सेम पॉइंट पर है, ऐसे यहाँ भी सेम पॉइंट पर है, इधर भी सेम पॉइंट पर है, दोनों इस तरह से जा रहा है, यानी कि दोनों ग्राफ हैं। इस दो ग्राफ में एक ग्राफ जो है आपका एडियाबेटिक का ग्राफ होगा और एक ग्राफ जो होगा आइसोथर्मल का ग्राफ होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है एडियाबेटिक का है और कौन सा
सर पहला आइसोथर्मल, सेकंड वाला एडियाबैटिक। फर्स्ट वाला एडियाबैटिक, सेकंड वाला आइसोथर्मल। सर फर्स्ट वाला एडियाबैटिक। फर्स्ट एडियाबैटिक, सेकेंड अच्छा आइसोथर्मल। देख लेते हैं। सर फर्स्ट वाला एडियाबेटिक और चलिए सबसे पहले तो एक पॉइंट ये लिख लीजिए। सर हम दोनों आपको एडियाबेटिक है। देखिए हम लिखते हैं ना, दोनों एडियाबेटिक रहता था, इतना बड़ा थ्योरी ही नहीं पढ़ाते। नोट में वो बात सुन लीजिए ध्यान से। एडियाबेटिक ग्राफ इज मोर स्टीपर, STEEPER, स्टीपर देन आइसोथर्मल ग्राफ। उसका डेरिवेशन वही किए थे। दैट इज आप कह सकते हैं कि dP/dV जो होगा एरिया का ग्रेटर होगा dP/dV आइसोथर्मल से। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ, आपको जो अभी डेरिवेशन इसके पहले लिखे ना, उसका हेडिंग यही होगा, विच ग्राफ इज मोर स्टीपर। स्टीपर का वर्ड मतलब समझते हैं, STEEPER। स्टीपर मतलब खड़ा। स्टीपर का हिंदी जो नहीं जानते लिख लीजिएगा अपने मन से दिमाग में, नहीं तो फिर से बाद में वीडियो देखिएगा तो याद आ ही जाएगा। देखिए ये ग्राफ एकदम बिल्कुल खड़ा है, नहीं देख लीजिए ये पेन खड़ा है। अब दो पेन हम लेते हैं, एक रेड वाला एक ब्लैक वाला, और दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हाथ पर रख दिए हैं। एक ऐसे है गिरा हुआ और एक है ऐसे है। अब बताइए कौन ग्राफ जो है, कौन पेन है ज्यादा खड़ा है? ब्लैक वाला पेन ज्यादा खड़ा है। ब्लैक पेन ज्यादा खड़ा है तो लिखेंगे ब्लैक पेन इज मोर स्टीपर देन रेड पेन। टर्म समझ में आ गया? जो ग्राफ ज्यादा खड़ा होगा वो ज्यादा स्टीपर कहलाता है। फर्स्ट वाला एडियाबेटिक होगा। तो आप बताइए इस दोनों में से कौन ग्राफ है जो ज्यादा खड़ा है? फर्स्ट वाला सर। सेकंड वाला सर। देखिए अब आप लोग को तो फर्स्ट ये भी वाला। समझ में नहीं आ रहा है, कोई फर्स्ट कोई सेकंड बोल रहे हैं। तो देखिए दिमाग पर थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए और समझने की कोशिश कीजिए कौन ग्राफ ज्यादा खड़ा है। जो हम लिख देते हैं इसमें आपको इंडिकेट करने के लिए, ऊपर वाला पहला है, नीचे वाला दूसरा ग्राफ है ना। अब स्टीपर ग्राफ कौन ज्यादा खड़ा ग्राफ है? तो खड़ा ग्राफ देखने के लिए रुकिए, वैसे नहीं बोलिए, वैसे बोलिए तो समझ में नहीं आएगा फिर बात। ये मेरा हाथ एकदम अभी वर्टिकल है तो ज्यादा खड़ा है, अब थोड़ा कम खड़ा है, अब थोड़ा कम खड़ा है, अब थोड़ा कम, अब हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अब बताइए ये हॉरिजॉन्टल पर पेन रखेंगे तब स्लाइड करेगा? नहीं किया। अब थोड़ा सा इंक्लाइन करेंगे, मतलब थोड़ा सा हाथ को खड़ा किए तो छोड़ेंगे तो देखिए स्लाइड कर रहा है। और थोड़ा खड़ा करेंगे, छोड़ेंगे तो हम और तेज स्लाइड करेगा। तो आप ग्राफ पर क्या कीजिए ना, ये ग्राफ का जो लाइन रहेगा ना एग्जाम में, ज्यादा कुछ मत सोचिएगा, हम ट्रिक अब बता रहे हैं। आप इतना ही सोचिए कि इस पर एगो बॉल रख दीजिए, इस पर एगो बॉल रख दीजिए। अब सोचिए कि बॉल किस पर जल्दी से फिसल जाएगा? एक पे। एक पर बॉल जल्दी फिसलेगा, दो पर बॉल जल्दी फिसलेगा। आपको ये भी नहीं पता चला कि बॉल किस पर जल्दी फिसलेगा, मतलब ये ऐसे थोड़ा हॉरिजॉन्टल है उस पर जल्दी फिसलेगा कि ज्यादा खड़ा है उस पर जल्दी फिसलेगा? सेकेंड वाले पर बॉल जल्दी से फिसलेगा, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी से स्लोप नीचे भागा है। तो जो स्लोप जल्दी से नीचे भागा है ना, वो होगा एडियाबेटिक। यानी जिस पर गेंद जल्दी फिसल जाए वो एडियाबेटिक। ऐसे भी एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, ग्राफ ज्यादा स्टीपर होगा, और स्टीपर ग्राफ पहचानने के लिए हम तो बोलवे किए, आप उस पर बैठ करके स्लिप कर जाइए। जिस पर जल्दी जल्दी स्लिप कर जाइएगा वो एडियाबेटिक,
और जिस पर धीरे धीरे स्लिप कीजिएगा वो आइसोथर्मल होगा। आए बात समझ में, याद रह जाएगा। यानी इसमें पहला ग्राफ जो हो गया इसके अनुसार ये जो फर्स्ट ग्राफ हो गया वो हो गया आपको, देखिए क्या, पहला जो हो गया आइसोथर्मल हो गया, दूसरा एडियाबेटिक हो गया, और पहला का नाम हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, और दूसरा हो गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन। देखिए ये सब सिलेबस से आपको बाहर नहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ बुक में नहीं दिया रहता है, लेकिन आपको एग्जाम में सोचना कैसे है वो बता रहे हैं। और पीछे जो थ्योरी पढ़े वो तो थ्योरी वीडियो जब देख लिए तो याद ही हो जाएगा आपको हर हाल में। बहुत लोग भले नहीं करना चाहते, सोचते रह जाते हैं, और वो क्यों सोचते रहते हैं पता नहीं, हम तो बार बार करते हैं, वो लगता है सोचते हैं कि 2 साल के बाद पछताना पड़ेगा, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब पछताएं हम बैठ करके, कब रोए हम रिजल्ट आने के बाद। पहले पढ़ लीजिए, बाद में रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ेगा, गार्जियन से बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए हम ये नहीं करते हैं, हाँ बोलिए। सर अगर स्टीपर सेम रहा तो? स्टीपर सेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी ना प्रूफ किए थे वो एगो में गामा आ गया था, एगो में गामा नहीं आया था, तो जिसमें गामा आया था उसका स्टीपर ज्यादा होगा ही हर हाल में, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्लोप का फॉर्मूला निकाले थे। इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या था, गामा पी बाई भी था, इसका था केवल पी बाई भी था, तो गामा वर्ड ज्यादा है और गामा का वैल्यू 1 से ऑलवेज ज्यादा होता है, इसलिए एडियाबेटिक ग्राफ ऑलवेज मोर स्टीपर होगा। बोलिए तो हम इसमें लिख देते हैं, ये नोट पॉइंट वाला जो है ना बहुत ही डेंजरस और खतरनाक है पॉइंट ये, इससे ना जाने जेई एडवांस, जेई मेन, नीट आपका सब में गर्दा छोड़े रहता है सबसे क्वेश्चन, बस इतना ही याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर से, और फिर से आप ही लोग के एक साथ क्वेश्चन है, और देखिए हड़बड़ा करके गड़बड़ा करके ये सब जवाब नहीं देना चाहिए, सोच लीजिए, पहले दिमाग को समझा लीजिए कि जो आप समझे हैं वो समझे हैं सही से या कि नहीं, ये बात ध्यान देना है। ऐसे देखिए मेरे पास बहुत सारा सिस्टम रहता है इसलिए ऐसे बनाए हैं, एक ग्राफ इधर की ओर है, एक ग्राफ इधर की ओर है, यहाँ से दोनों ऑरिजिन है और यहाँ पर भी इस तरह से ऐसे है। इसमें भी हम मानते हैं कि ऊपर वाला ग्राफ को पहला ग्राफ मानते हैं, नीचे वाला ग्राफ को दूसरा ग्राफ मानते हैं। आपको इसमें भी बताना है किसका नाम क्या रखा जाए, पहला का नाम क्या रखा जाए, दूसरा ग्राफ का नाम क्या रखा जाए, ये बताना है आपको। जबकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप जो सोच रहे हैं स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो सब कर्व कर रहा है। सर सेकंड वन एडियाबेटिक। सर फर्स्ट एडियाबेटिक एंड सेकंड आइसोथर्मल। जिस पर आपको गेंद गिरा करके देखिए ना, गेंद को गिरा करके देखिए, जिस पर जल्दी स्लिप कर जाएगा वो एडियाबेटिक होगा। इसके बाद तो याद रखना है, जल्दी से ससर गए तो एडियाबेटिक, धीरे धीरे ससरे तो आइसोथर्मल। चलिए तो पहला पॉइंट हम ही लिख देते हैं, पहला ग्राफ जो होगा इस पर गेंद रखिएगा तो जल्दी फिसलेगा, इस पर रखिएगा तो धीरे धीरे फिसलेगा। देख रहे ना इंक्लाइनेशन वाला बात, सोचिए ना कैसे होता है। तो यानी फर्स्ट जो होगा एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेशन होगा। और दूसरा होगा जो आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, इस बात को समझ लीजिए। इतना बात समझ में आया कि नहीं, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अगर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं ना कंप्रेशन लिखा हुआ है। हाँ बोलिए सर, कैसे ग्राफ देख के पता करेंगे कि वहाँ पे ग्राफ देख के कैसे पता करेंगे कि एक्सप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, कूलिंग हो रहा है? एरो से देखते हैं वॉल्यूम घट रहा है, ये वॉल्यूम घट रहा है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम एरो दिया था, सब में एरो दिया रहता है ग्राफ में, और पीछे पूरा थ्योरी को 3-4-5 बार पढ़िए, कॉपी से पढ़िए नहीं, वीडियो में देख के पढ़िए, रख दीजिए आगे सोते समय और चालू करके और सोचते रहिए, याद हो जाएगा सब धीरे धीरे, है ना। वीडियो 2x पे भी स्लो चलता है। स्लो कैसे चलेगा वीडियो, उसको हाँ, डाउनलोड कर लीजिए पहले।
हाँ तो सर 2x पे भी नॉर्मल स्पीड में चलता है। तो नॉर्मल ही स्पीड में चलेगा ना, आप फास्ट करके देखना चाहते हैं? वो तो आपके मोबाइल का फीचर है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम जैसा स्पीड में पढ़ाएंगे वीडियो वैसा ही स्पीड में चलेगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। और फिर आपका दिमाग जो है ना खराब करते हैं थोड़ा सा। दिमाग आप लोग का खराब करने में हमको जो है ना मजा आता है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा फिर से, अब की बार आगे जरा ध्यान से देखिएगा और आपको अच्छे से बताना है। एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, हीटिंग है, कूलिंग है, ये सब कुछ अच्छे से बताना है आपको। टेंशन जरा भी नहीं लेना है। टेंशन ले लिए तो कहानी खत्म हो गया। बस इतना ही सोच लीजिए, यहाँ से ये ऐसे है और यहाँ पर भी ऐसे है। यहाँ पर एरो इधर दिया हुआ है, आपको ये पहला है, ये दूसरा है। इसमें ये बताना है आपको कि कौन सा जो है एडियाबेटिक है और कौन सेकंड सा जो वाला है सर। आइसोथर्मल। सेकंड एडियाबेटिक। आप लोग देख करके भेज दीजिए हमारे मोबाइल पर, समझ गए ना। आप लोग बड़ा उल्टा पुल्टा करते बोलते हैं, सोच लीजिए पहले, समझ लीजिए पहले, तब आंसर बोलिए। चलिए प्रियांशी बोलेंगे, क्या समझे आप, कौन सा ग्राफ क्या है जो। अब हम पूछते हैं। तो फर्स्ट वाला एडियाबेटिक है और सेकंड वाला आइसोथर्मल। चलिए जितने भी Second- टैलेंटेड लोग हैं उनसे पहले पूछते हैं। चलिए माधुरी कुमारी बोलेंगे। सेकंड वाला एडियाबेटिक है, फर्स्ट वाला आइसोथर्मल। चलिए ओम प्रकाश जी बोलेंगे। सेकेंड वाला एडियाबेटिक, फर्स्ट वाला चलिए सुधांशु कुमार बोलेंगे। फर्स्ट वाला आइसोथर्मल है सर, अच्छा सेकंड ठीक वाला है। एडियाबेटिक। शिवम द रॉक बोलेंगे। रॉक स्टार से पूछा जाए। सोनू सुमन बोलेंगे। सोनू सुमन बोलेंगे। नो एडियाबेटिक, नो आइसोथर्मल। वाह वेरी गुड, अब आया जवाब सही सही। अरे भाई जरा सोचिए समझिए कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में क्या होता है, स्लोप निगेटिव होता है ऑलवेज। अभी ना बोले थे, तो यहाँ पर स्लोप खींचिए, टेंजेंट खींचिए। टेंजेंट जब खींचिएगा तो स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, देख लीजिए दोनों का आ रहा है कि नहीं। आप टेंजेंट कहीं से भी खींच लीजिए ग्राफ पर, तो स्लोप आपका आ रहा है पॉजिटिव। लिखेंगे ऊपर में जो दोनों ग्राफ है ना उसका स्लोप पॉजिटिव है ना। स्लोप ऑफ एबव टू ग्राफ, स्लोप ऑफ एबव टू ग्राफ इज पॉजिटिव, सो बोथ ग्राफ नॉट एग्जिस्ट। ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्लोप ऑफ एबव टू ग्राफ इज पॉजिटिव, दोनों ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए दोनों ग्राफ कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस कंडीशन में हम अभी जो बात करें, जहां कंडीशन में ऐसे ग्राफ तो एग्जिस्ट करेगा मैथमेटिकली, लेकिन आपको कोई प्रोसेस ये नहीं था, ना एडियाबेटिक था ना आइसोथर्मल था। ये भयानक धोखा है आपके साथ। यह भी क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है। मतलब जबरदस्त धोखा दिया जाएगा आपको। कब धोखा नहीं खाना है उसके लिए तो आपको सोच लीजिए कि क्या करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि हमारे पास जितने भी टैलेंट है हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि इसमें क्या कंडीशन था। इसमें हम आपको देख के फर्स्ट से लगा कि अरे एडियाबेटिक और आइसोथर्मल तो होबे करेगा, टेढ़ा ग्राफ है। टेढ़ा मतलब ग्राफ होबे करेगा, ये कैसे संभव है। आपका स्लोप निगेटिव होना चाहिए। मतलब देखिए ग्राफ याद कीजिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ग्राफ होना चाहिए हर हाल में, तभी ग्राफ होगा। ऐसे वाला ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका यहाँ पर पीवी ग्राफ, ना एडियाबेटिक के लिए ना आइसोथर्मल के लिए। किन्हीं को अगर कोई कष्ट कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यानी ये ग्राफ कोई नहीं, देखिए यही सब जब जानिएगा ना तब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और तब क्वेश्चन बनेगा। आप लोग क्या करते हैं, हम फार्मूला कॉपी जितना पढ़ा दिए हैं ना उसको बिना पढ़े बिना फार्मूला याद किए सीधे सोचते हैं क्वेश्चन में बना दें एससी वर्मा का। 100% पहले थ्योरी, 100% पहले फार्मूला, एकदम बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। तो आप लोग पहले ही सोचते हैं ना मैथ के जैसा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ना फार्मूला याद हो जाएगा। फिजिक्स में उल्टा रिएक्शन चलता है, पहले फार्मूला कंसेप्ट को याद कर लीजिए तब क्वेश्चन बनाने बैठिए, नहीं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, सब गलती बनाइएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर से ग्राफ की बात करते हैं। इस बात को समझिए अच्छी तरह से, है ना। देखिए यहाँ पर पीवी ग्राफ का 4 को ग्राफ देते हैं और आपको कुछ नहीं बोलना है ना, सिर्फ जो है आपको व्हाट्सएप पर लिख करके भेजना है। 4 ग्राफ बना रहे हैं एक साथ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ग्राफ बनाए नेमिंग, लेकिन मैं ऐसे करूंगा, ये ऐसे एक्सटेंशन वाला सब ग्राफ है ना, ऐसे है एरो, पहला ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है, तीसरा ग्राफ है, चौथा ग्राफ है। चारों ग्राफ का नाम लिख करके जल्दी से मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। कौन भेजते हैं सबसे फर्स्ट में, पहला, दूसरा, पूरा नाम लिखना है, कंप्रेशन, एक्सटेंशन, हीटिंग, कूलिंग सब लिखना है। चारों ग्राफ का नाम लिख के भेजिए जल्दी से, फास्ट में एकदम। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 4-5 बार देख लीजिएगा, है ना, रिवैक कर करके सब याद हो जाएगा, दिमाग में सेट कर जाएगा एकदम। हम भी मोबाइल खोल के बैठे हुए हैं। देखिए ग्राफ पहले कॉपी पर खींच लीजिए और उसके बाद बनाइए, तब पता चलेगा। ऐसे 1 2 लिखिएगा तो पता नहीं चलता हमको। टाइपिंग करके नहीं भेजना है, लिख करके भेजना है। पहला ग्राफ क्या होगा, दूसरा ग्राफ क्या होगा, तीसरा ग्राफ क्या होगा, चौथा ग्राफ क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़े, बन गया। चलिए सबसे पहले एक तो आ गया है, पहला ग्राफ जो है क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। हाँ, लास्ट में क्या है, हाँ लास्ट में गलत है, वो लास्ट वाला गलत है। चलिए खुशी कुमारी जो है चारों ग्राफ का नाम लिख के भेजे हैं। पहला ग्राफ का नाम लिखे हैं, एकदम सही है। दूसरा ग्राफ का नाम लिखे हैं जो है, तीसरा ग्राफ का लिखे हैं वो भी है, और चौथा ग्राफ जो लिखे हैं, चौथा ग्राफ खुशी कुमारी आपका गलत है। चौथा ग्राफ जो लिखे हैं कुछ एक्सपेंशन कंप्रेशन उसमें गलत आ गया है ना। चलिए हम भी लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जिनको सही होगा वो अपना हैंड रेज कर लीजिएगा, सारा सही रहेगा तब। देखिए सबसे पहले इस ग्राफ की अगर बात करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक तो होगा हर हाल में, आइसोबारिक होगा। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है और तब वॉल्यूम एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं, और नहीं तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तभी डायरेक्टली टेम्परेचर होता है, इसलिए इसका नाम होगा आइसोबारिक हीटिंग होगा। क्या होगा, आइसोबारिक हीटिंग है ये। दूसरा, ये एडियाबेटिक आइसोथर्मल जब पहचानना रहेगा तो इस पर गेंद रखिएगा तो धीरे धीरे गिरेगा ये, और इस पर रखिएगा तो तेज गिरेगा, तो ये हो जाएगा एडियाबेटिक, हो जाएगा आइसोथर्मल। ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। और फिर जो है आपका ये एडियाबेटिक
एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। और देखिए ये जो है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक होगा, है ना, आइसोकोरिक होगा। और आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर, सॉरी लगता है सही था आपका खुशी कुमारी, कूलिंग लिखे थे कि हीटिंग? कूलिंग, ठीक है, हाँ तब सही है आपका। ये चारों ग्राफ का नाम हुआ, ठीक है। फिर से आपको देते हैं और ध्यान से समझिए। देखिए हमने कहा ना कि हमको पता है कि आपको पढ़ाना कैसे है, बस इतना ही याद रखिए। सिर्फ आपको धोखा नहीं देना, धोखा देना रहता तो सीधा सीधा थ्योरी पढ़ा के चलते जाते, 2-4 को सीधा सीधा प्रॉब्लम करवा देते, कहानी खत्म। पढ़ाई के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। एक ऐसा पढ़ाई पढ़ाएंगे कि सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम में को क्वेश्चन ना बनेगा, क्योंकि उस लेवल का बताएंगे ही नहीं है को क्वेश्चन, है ना। इजी इजी सीधा सीधा काम हो जाएगा, आप बहुत खुश रहिएगा। लेकिन एक ऐसा पढ़ाई होगा कि पढ़ाई मतलब डेली कष्ट में रहिएगा, लेकिन जब एग्जाम में जाइएगा ना तब लगे कि अरे सर तो सब कॉपी में पढ़ा दिए थे, हम ही को लगता है कुछ गड़बड़ी हो गया था। इसीलिए बोलते हैं ध्यान से समझिएगा बात को। अब की बार फिर से ग्राफ की बात करेंगे, है ना। 4 ग्राफ फिर बना रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। अब की बार ग्राफा जो है ना कुछ ऐसे है, ऐसे 4 ग्राफ फिर हो गया, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है, ये चौथा ग्राफ है। सबका नाम फिर से लिखिए और जल्दी से बोर्ड पर भेजिए लिख करके, टेंशन मत लीजिए, है ना। फेयर करने का देखिए, होमवर्क का मतलब मेरा सबसे पहले होता है कि आप फेयर कॉपी बनाइए, फार्मूला कॉपी बनाइए, उसको भेजिए। न्यूमेरिकल वाला होमवर्क हमारे लिए छोड़ दीजिए, उतना पहले कर लीजिए, याद कर लीजिए सब कुछ, उसके बाद आपका काम बन जाएगा 100%। बस इतना ही याद कर लीजिए, है ना। हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का अनुभव आपको हो थोड़ा बहुत। चलिए बहुत लोग लगता है फटाफट भेज भी रहे हैं, बहुत लोग तो बहुत फास्ट हो गए हैं, अब धीरे धीरे लगता है थर्मोडायनामिक्स समझ में आ गया है। चलिए प्रियांशी भेज चुके हैं, अच्छा वो पहला का भेजे हैं, चलिए अभी से भेजिए जल्दी से, फास्ट में एकदम। चलिए परवीन कुमार सिंह का सबसे पहले आ गया है, आइसोबारिक आइसोथर्मल एडियाबेटिक। परवीन कुमार लगता है कि आप धोखा खा गए, धोखा हो गया आपके साथ। देखिएगा, एकदम देखेंगे, जरूर देखेंगे। खुशी कुमारी आपका तो लगता है कि सही है ना। चलिए अंशु प्रिया क्या है, आइसोकोरिक सबसे पहला, उसके बाद एडियाबेटिक, फिर आइसोथर्मल और फिर आइसोबारिक। हाँ सही है। चलिए हम लिख देते हैं, मिला लीजिएगा, है ना। बहुत लोग को चेक करने में टाइम थोड़ा लग जाता है, हमको भी, है ना। देखिए पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ और चौथा ग्राफ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब जरा गौर कीजिए, पहला ग्राफ का वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, तब वॉल्यूम कांस्टेंट। देखिए एक फार्मूला जो है ना ये वाला, ये एकदम रामबाण है, टीवी वाले नाटी जानते हैं, इसके बिना तो लगता है कि थर्मोडायनामिक्स चलता ही नहीं, ये तो जरूरी आता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर है, प्रेशर बढ़ रहा है यानी हीटिंग हो रहा है, तो आइसोकोरिक हीटिंग होगा। देख लिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको बहुत लोग गलती कर दी इसमें, गेंद गिराने नहीं अभी तक आया है, यहाँ गेंद गिराएंगे, कहाँ से गेंद जल्दी ससरेगा, 2 पर जल्दी ससरेगा कि 3 पर, 2 पर जल्दी ससरेगा। देखिए ना ऊपर ज्यादा खड़ा, उस पर ससर जाइएगा फट से, इस पर धीरे धीरे ससरिए, जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल होगा वैसे वैसे ससरना बंद हो जाता है। इस पर नहीं ससरिएगा, इस पर ससरिएगा, इस पर ज्यादा ससरिएगा, इस पर तो फ्री फॉल कर जाइएगा, ऐसा ही पता चल रहा है। इस पर गेंद रखिएगा तो ससरेगा ही नहीं, स्लाइड करेगा ही नहीं,
इस पर थोड़ा स्लाइड करेगा, इस पर और ज्यादा स्लाइड करेगा, इस पर स्लाइड किया सीधा फॉल कर जाएगा, तो उसका इनफाइनाइट हो जाता है आपका क्या स्टीपर। इसका स्टीपर इनफाइनाइट है, इसका उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है। तो अब ये आपका कम है, तो ये आपका हो गया, आपका क्या हो गया, ये एडियाबेटिक हो गया। और वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो एडियाबेटिक क्या, कंप्रेशन, कंप्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। देखिए, और ये जो हो गया आपका आइसोबारिक, आइसोबारिक, देखिए आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर होता है। वॉल्यूम घट रहा है इसलिए टेम्परेचर घटेगा, आइसोबारिक कूलिंग होगा। ठीक है, देखिए इतना बात समझने में हमें नहीं लगता है कि आप लोग को कोई कष्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब फिर से आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा दिमाग फिर से खराब करते हैं। टेंशन मत लीजिए, सारा नोट्स आपको बना करके आज भेजना है हर हाल में, बस इतना ही याद रखिएगा, सारा नोट्स हर हाल में बना करके भेजना है एट एनी कंडीशन। ठीक है, देखिए जरा गौर कीजिएगा, है ना। वर्क डन की बात करते हैं। अब आपको दो ग्राफ है, फिर से पीवी ग्राफ है और यहाँ पर फिर से पीवी ग्राफ है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अभी बहुत थ्योरी बाकी है। आपको क्या लग रहा है थर्मोडायनामिक्स छोटा सा चैप्टर था, पार कर गया फट से? ऐसा नहीं है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ लीजिए। और फिर यहाँ पर ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे, फिर आपका यहाँ से ऐसे हो गया और फिर यहाँ से एक ऐसे हो गया, ऐसे। ठीक है, 4 ग्राफ हो गया। तो आपको ग्राफ का नाम तो याद हो गया पहले। अब वर्क डन की बात करते हैं, किस प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होगा, किस प्रोसेस में वर्क डन कम होगा। तो ग्राफ से याद कीजिए। देखिए पहले तो इसका वर्क डन होगा नहीं, पहला ग्राफ का वर्क डन होगा नहीं, आइसोकोरिक का वर्क डन होगा नहीं, है ना। तो अगर इसको पहला लिखते हैं, इसको दूसरा लिखते हैं, इसको तीसरा, इसको चौथा लिखते हैं, इसको पहला लिखते हैं, इसको दूसरा लिखते हैं, इसको तीसरा, इसको चौथा, तो ग्राफ का नाम तो याद हो गया है आपको। लेकिन अब वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क डन में होता है पीवी का एरिया। तो देखिए यहाँ पर जो है, ध्यान से समझिएगा, इसका वर्क डन नहीं होगा, यानी वर्क डन जो होगा किसका, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का 0 होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखिए इस दोनों में वर्क डन किसका होता है, तो सबसे ज्यादा वर्क डन अब इसका होगा। देखिए इसका देख लीजिए ध्यान से, 4 नंबर का, क्योंकि यहां से जब एरिया खींचिएगा तो एरिया खींचेगा तो ये पूरा लपेट लेगा, ये पूरा लपेट लेगा, यानी कि पूरा एरिया लेगा, ये पूरा सब एरिया ले लेगा। जबकि जब 3 वाले का एरिया निकालिएगा तो सिर्फ उसके नीचे का एरिया लेगा, इसका ये एरिया लेगा ये। और जब 2 का एरिया निकालिएगा तो सिर्फ इसके नीचे का एरिया लेगा। तो आप बताइए सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, 4 ग्राफ का होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि एक्सपेंशन के केस में, इन केस ऑफ एक्सपेंशन, इन केस ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, उस केस में वर्क डन जो होगा सबसे ज्यादा आइसोबारिक का होगा, आइसोबारिक प्रोसेस का सबसे ज्यादा होगा। फिर जो होगा ये जो है आपका क्या है, आइसोथर्मल का होगा। वर्क डन जो होगा आइसोथर्मल का उससे ज्यादा होगा। ठीक है, और फिर जो होगा नीचे लिखे कि यही आगे लपेट देते हैं, उसका फिर नीचे कर देंगे। यहाँ पर जो वर्क डन फिर होगा आपका, उसके बाद जो होगा किसका होगा, आपका वर्क डन कम होगा, आपका एडियाबेटिक का। वर्क डन जो होगा एडिया लिख दिए तो समझ में आ गया कि एडियाबेटिक होगा। यानी कि सबसे एक्सपेंशन के केस में सबसे ज्यादा वर्क डन होगा आइसोबारिक का, फिर आइसोथर्मल का, फिर एडियाबेटिक का। कब, जब इनिशियल और फाइनल फंक्शन सेम रहे। इनिशियल और फाइनल फंक्शन सेम रहे मतलब इनिशियल में जो वॉल्यूम है वही फाइनल में सबका वॉल्यूम रहे, तब। ये नहीं कि वो का वॉल्यूम दूर तक चला जाए, तब नहीं। तो इन जनरली ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि फॉर सेम इनिशियल और फाइनल फंक्शन, यानी कि आपका एक्सपेंशन के केस में
आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, और तब आइसोथर्मल का होगा, और तब आपका एडियाबेटिक का होगा, और सब उसका तो एक का होगा ही नहीं, यानी 3 ही का होगा। उसी तरह से अब हम इसमें चलते हैं। फॉर कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन है, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशन, कंप्रेशन के केस में आप जरा ध्यान से देखिएगा तो एक बात समझ लीजिए, वर्क डन निगेटिव में होगा। हम निगेटिव मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। देखिए ये है आपका कौन सा ग्राफ हो गया, आइसोबारिक हो गया। आइसोबारिक का ये देखिए इतना ही एरिया निकालिएगा, जबकि इसका एरिया इतना दूर से पूरा निकालिएगा, इसका एरिया और दूर से निकालिएगा, इसका तो होगा नहीं। यानी कि वर्क डन जो होगा 4 का जो है, वर्क डन जो होगा किसका, आइसोकोरिक, ये वाला जो है आइसोकोरिक जो है उसका तो 0 हो गया। लेकिन आपको पता है कि अब की बार सबसे ज्यादा वर्क डन जो होगा एडियाबेटिक वाला का होगा। देख लीजिए, क्योंकि ये एडियाबेटिक ग्राफ है, इस पर जल्दी से गेंद फंस रहेगा। यानी इस केस में जो होगा वर्क डन एरिया का जो होगा एडियाबेटिक का सबसे ज्यादा होगा, और तब वर्क डन होगा फिर आइसोथर्मल का होगा, आइसोथर्मल का होगा, तब वर्क डन किसका होगा, फिर तब वर्क डन जो होगा आपका फिर किसका, वर्क डन होगा आइसोबेरिक का होगा। क्या समझने में कि कोई कष्ट है तो बोलिए। देखिए मीटिंग कटेगा, उसका दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे, बस इतना याद रखिए, जहां तक चल सकता है यहां तक में बोलिए। कि आज कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, अब यहां तक समझने में कोई कष्ट है तो बताइए, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स का जितना भी चिट्टा पुर्जा था सबको खोल दिए हैं। अब आपको समझना कैसे है वो समझिए। जब तक इसको 3-4 बार थ्योरी नहीं पढ़िएगा, हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे एससी वर्मा का, तो आपसे नहीं। देखिए आप बहुत लोग न्यूमेरिकल बना के भेजे हैं, हमको पता है भेजे हैं, लेकिन समझ के नहीं, आप फार्मूला खोज खोज के बना के भेजे हैं। हम कहना है कि अंडरस्टैंडिंग, समझने की बात कीजिए, हम भेज दिए है ना, हैं कि सर। आप समझे क्या है, पता है भेज दिए हैं, लेकिन आप न्यूमेरिकल बना के भेजे हैं, थ्योरी का तो नहीं बना के भेजे हैं। हमको सबसे नहीं पहले सर, थ्योरी थ्योरी नहीं अरेंज करके बनाया। भेजिए, पहले थ्योरी बनाइए, पहले वीडियो देख करके थ्योरी समझिए, उसका कॉपी बनाइए, उसको याद कीजिए, उसको समझिए, तब क्वेश्चन बनाइए। नहीं तो क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नया क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए ना तो उसको हम धमाका मचा दें, एकदम फटाक से उसको हम बना लें। इसके लिए कंसेप्ट के लिए आज देखिए हम लगातार बताएं, बीच में रुके भी हैं 1 सेकंड भी नहीं, लगातार आपको मीटिंग चलते रहा, लगातार बात किए हैं और सिर्फ कंसेप्ट की बात किए हैं। अब सोचिए कि कितना कंसेप्ट गड़बड़ हो सकता है। अभी और कंसेप्ट है इसमें, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट खत्म हो गया, अभी साइक्लिक है, अभी साइक्लिक ग्राफ में है, और अब आगे अभी पढ़ा भी नहीं सकते हैं क्योंकि 1 मिनट के बाद मीटिंग एंड होने वाला है। ठीक है, अगले क्लास में फिर हम लोग चलेंगे कि साइक्लिक ग्राफ होगा तब इंटरनल एनर्जी का क्या कंसेप्ट होगा, नॉन साइक्लिक होगा तो इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट क्या होगा, फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अभी बाकी है ना, फिर आपका हीट इंजन तो मेन बाकी है, बहुत सारा चीज अभी बाकी है, फिर आपका रेफ्रिजरेटर बाकी है, कूलिंग इंजन बाकी है, बहुत सारा सिस्टम अभी इसमें बाकी है, पढ़ना और समझना है। लेकिन उसके लिए पीछे और खासकर आज का क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, फार्मूला हर हाल में याद होना